डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द सॉलिड्स और उसके लिए अब तक हम दो मॉडल स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट था आपका डुलोंग एंड पैटेट्स लॉ। उसमें आपने कहा था कि जो सिस्टम की एनर्जी है, जो सॉलिड की एनर्जी है, वो कॉन्टीन्यूस है और उसकी वजह से आपके पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स आई थी उसकी वैल्यू 3R आई थी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 कैलोरीज। तो ड्यूलोंग्स एंड पैटेट्स लॉ में आपने कहा था कि जो स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स होती है वो सब सॉलिड्स के लिए सेम है और उसकी वैल्यू है 3R, और ये जो वैल्यू है दिस इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बट दैट वाज नॉट ट्रू। तो उसको फर्दर हमने मॉडिफाई किया यूजिंग आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन ने कहा कि जो एनर्जी है दैट इज़ क्वांटाइज्ड। एनर्जी किसकी? यू हैव ट्रीटेड एटम एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि ड्यूलोंग्स एंड पैटेट्स लॉ में भी आपने किया था, लेकिन आपने डिफरेंस यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे कहा आइंस्टाइन मॉडल में आपने कहा कि जो वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं जो आप एटम को कंसिडर कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है और जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है दैट इज़ योर फोटोन। तो उसके बाद आपका जो सीवी का एक्सप्रेशन था उसमें आपने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हर एक टेम्परेचर पे आपका सीवी का वैल्यू 3R आएगा, ऐसा नहीं है। हायर टेम्परेचर्स पे नो डाउट सीवी का वैल्यू 3R है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो जो सीवी का वैल्यू है वो डिक्रीज होके जीरो को हो जाता है व्हेन योर टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो। मतलब विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सीवी डिक्रीजेस, ऐसा आइंस्टाइन मॉडल ने भी कहा। लेकिन गलती कहाँ पे हुई आइंस्टाइन मॉडल में? जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन की किस रेट से आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसमें ये कहा गया कि टेम्परेचर जो सीवी है वो प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ जो आपका सीवी है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो सीवी और टेम्परेचर में एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि सीवी और टेम्परेचर में एक्सपोनेंशियल रिलेशन नहीं है, सीवी और टेम्परेचर में टी क्यूब का रिलेशन है, मतलब सी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। लेकिन आइंस्टाइन मॉडल था जो वो सी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो आइंस्टाइन मॉडल के लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फर्दर हमने इम्प्रूवमेंट की एंड वी कम अप विथ डिबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द सॉलिड। तो क्या है ये मॉडल? आइंस्टाइन मॉडल और ड्यूलिंग पैटेट्स लॉ दोनों में ही हमने कहा था कि एटम इज़ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हर एक एटम को इंडिविजुअली हमने एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर किया था, लेकिन डिबाई मॉडल में आपने चेंज कर दिया, कंसेप्ट ही ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। व्हाट यू हैव सेड कि हमने कहा था कि आपका जो सॉलिड्स की एटम्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटम की जो वाइब्रेशन है वो अफेक्ट करती है उसका जो साइड वाला एटम है उसकी वाइब्रेशन को भी। तो जो डिबाई मॉडल है उसमें आपने एटम की वाइब्रेशन को इंडिपेंडेंट नहीं लिया, आपने कहा कि द वाइब्रेशन ऑफ द एटम आर बीइंग इफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ इट्स नेबरिंग एटम। तो इस सेंस में सॉलिड को ट्रीट किया गया एज ए कॉन्टिन्यूस इलास्टिक बॉडी जिसमें कि वाइब्रेशंस हैं। ओके, तो पहली बात तो ये पहला जो एजम्पशन था डिबाई मॉडल का दैट वाज कि योर सिस्टम, योर सॉलिड इज नॉट made up of simple harmonic oscillator but it is made up of a continuous elastic body जिसमें कि आपके स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो रहे हैं। तो सॉलिड की एनर्जी हमने जो आइंस्टाइन मॉडल है उसमें कहा था कि सॉलिड की जो एनर्जी है दैट इज़ इन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम। हर एक एटम वाइब्रेट कर रहा है और इस एटम की वाइब्रेशन इसको इफेक्ट कर रही है, इसकी वाइब्रेशन इसको इफेक्ट कर रही है। तो आपके सिस्टम में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो आपके सिस्टम की एनर्जी कहाँ कन्फाइंड है? किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में नहीं, बट इन स्टैंडिंग वेव्स में आपके सिस्टम की एनर्जी कन्फाइंड है। तो आपको अगर सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो आपको इन स्टैंडिंग वेव्स को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अब एनर्जी स्टैंडिंग वेव्स में है, ये तो हमने सेकेंड एजम्पशन में कह दिया कि एनर्जी अब किस फॉर्म में है, आपकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है या फिर ये कॉन्टिन्यूस है। तो डिबाई का थर्ड एजम्पशन ये कहता है कि योर एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स इज क्वांटाइज्ड। और किस फॉर्म में क्वांटाइज्ड है? इन टर्म्स ऑफ फोनॉन्स। हम फोटॉन्स नहीं कह रहे हैं, हम वी आर सेइंग फोनॉन्स। तो और एक फोनॉन की एनर्जी क्या है? दैट इज सिंपली एच न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। तो फोनॉन्स क्या होते हैं? दीज आर द क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है,
तो क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी इज फोटोन, क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज फोनॉन। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि डिबई मॉडल्स में हमने फोनॉन्स का यूज़ किया है। लैटिस वाइब्रेशन का जो क्वांटा है दैट इज़ योर फोनॉन। फोटॉन्स का यूज़ हमने जो आपका आइंस्टाइन मॉडल है उसमें कर रखा है। फोर्थ असम्पशन कहती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ एनी काइंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज गिवन बाय दिस। अब ये फॉर्मूला है किसका, ये मोड डेंसिटी का। मोड डेंसिटी का फॉर्मूला का ये कैसे कैलकुलेट किया, ये ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट आर्टिकल इन इटसेल्फ। तो ये आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर टाइमिंग आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड पर फ्रीक्वेंसी रेंज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहाँ पे z nu d nu that is equal to 4 pi v, where v is the volume by v cube. This is the speed, that is the velocity of the wave propagation through your medium. न्यू स्क्वायर डी न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है आपके जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी है। तो फॉर टाइमिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस मोड डेंसिटी फॉर्मूला। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, अब ये तो आपके सिंपल आपने किसी एक मोड के लिए आपने फॉर्मूला दे दिया z न्यू डी न्यू का। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी सॉलिड की, सॉलिड को आपने ले रखा है एज सिंपल इलास्टिक बॉडी जिसमें कि आपकी स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो सॉलिड में दो तरह की स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती है, एक ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव के दो मोड्स हैं। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि आपके जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके परपेंडिकुलर आपके जो सिस्टम है उसमें एटम्स की वाइब्रेशन होती है, उसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो मोशन है जिस डायरेक्शन में उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो आपके पास दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के ऑप्शन है, वेदर इट कैन बी इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। जो ट्रांसवर्स इलास्टिक वेव्स हैं इसमें दो मोड्स में वाइब्रेशन होंगी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में जो आपके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है अलोंग द मोशन ही होती है, तो इसमें एक ही मोड जनरेट होता है। ठीक है, तो अब इस फिफ्थ एजम्पशन से आप क्या लिखेंगे, आप मॉडिफाई करेंगे जो मोड डेंसिटी है उसके फॉर्मूला को। मोड डेंसिटी में आपने ऊपर कहा था 1/v क्यूब, तो लेकिन यहाँ पे जो आपने अपने सिस्टम को कंसिडर किया, जब आपने सॉलिड में कंसिडर किया, सॉलिड में आपने कहा कि टोटल 3 मोड्स होते हैं जिसमें से जो 2 ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है। तो आपने 2 ट्रांसवर्स कहे तो जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी है vt, लॉन्गिट्यूडनल की vl, तो zv dv किसी एक सॉलिड सिस्टम के लिए मॉडिफाई हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों ही मोड्स के कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए हैं। ये आपका फिफ्थ अजम्पशन हो गया। सिक्स अजम्पशन है डिबई की अप्रोक्सीमेशन। कुछ अप्रोक्सीमेशन डिबई ने यूज़ करी टू कैलकुलेट CV। क्या अप्रोक्सीमेशन है, पहली अप्रोक्सीमेशन तो ये है कि अगर आपके सिस्टम में n एटम्स हैं तो उस n एटम के सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होंगे 3n। ठीक है, तो डिबई का पहला अजम्पशन है कि 3n टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होने चाहिए आपके सिस्टम में, उसमें लॉन्गिट्यूडनल भी आ गए और उसमें ट्रांसवर्स भी आ गए। टोटल आपके जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं दैट शुड बी 3n। और एक फ्रीक्वेंसी उसने इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ अ डिबई फ्रीक्वेंसी। डिबई फ्रीक्वेंसी क्या है कि इट इज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेटिंग थ्रू द क्रिस्टल। क्रिस्टल के थ्रू आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोपेगेट कर रही हैं। डिबई फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो आपके सिस्टम के थ्रू प्रोपेगेट कर सकती है, और ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मोड्स है दोनों में ही कॉमन है। तो डिबई फ्रीक्वेंसी का आप यूज़ कैसे करेंगे, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस डिबई फ्रीक्वेंसी। इसने आपको एक लिमिट दे दिया कि ऐसा नहीं है कि 0 to इन्फिनिटी आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है 0 to VD। ठीक है, तो 0 to VD इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जितने भी मोड होंगे उन सब का सम 3n होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3n टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है आपके सिस्टम में। तो 0 to VD रेंज में कितने आपके पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स हैं, दैट इज गिवन बाय दिस। अब ZV/dV क्या था, आपका जो मोड डेंसिटी था इन द रेंज V to V + dV। टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी का रेंज 0 to VD, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होंगे 0 to VD इंटीग्रेशन ZV/dV। ये तो यहाँ से आया। लेकिन डिबई ने अप्रोक्सीमेशन में कहा था कि अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स 3n होने चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स को ही बता रही है, तो दैट हैज़ टू बी इक्वल। अब आप क्या करेंगे, यू पुट अप द वैल्यू ऑफ ZV। लेकिन ZV की कौन सी वैल्यू, जो एक सॉलिड के लिए है जिसमें दोनों ही मोड्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं, आप लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी ले रहे हैं, ट्रांसवर्स के लिए भी ले रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा द फॉर्मूला फॉर VD। ये पूरा एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एक डिबई फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस कर रखी है, उसको निकालने के लिए
डिबाई ने एक अप्रोक्सीमेशन का यूज़ किया। अप्रोक्सीमेशन ये है कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल आपके सिस्टम में हैं तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स उसमें 3n होंगे, तो उस चीज़ का यूज़ करके उसने एक फ्रीक्वेंसी निकाल दी, उसको बोल दिया डिबाई फ्रीक्वेंसी। सेवन्थ एजम्पशन क्या है? सेवन्थ एजम्पशन ये है कि जो आपकी फोनोन गैस है, फोनोन गैस का मतलब क्या है? फोनोन गैस कहाँ से आ गई इसमें? आपने कहा था कि आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पे, और वो वाइब्रेशन, एक एटम की वाइब्रेशन दूसरे एटम की वाइब्रेशन को इफेक्ट कर रही है, तो उसके कारण से आपकी स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है, लैटिस वाइब्रेशन हो रहा है। लैटिस वाइब्रेशन, आपने कहा था कि क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज फोनोन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सिस्टम में फोनोन्स हैं। अब फोनोन्स बिहेव करते हैं एज बोसॉन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन फोनोन्स को गवर्न करेगा स्टैटिस्टिक्स, दैट वुड बी योर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये पॉइंट बाकी जो आपका ड्यूलोंग पैटेट्स लॉ है और जो आइंस्टाइन थ्योरी है उनसे डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि उन दोनों थ्योरीज में आपने जो गवर्निंग स्टैटिस्टिक्स लिया था दैट वाज योर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, आपने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो डिबाई मॉडल है उसमें जो गवर्निंग स्टैटिस्टिक्स होगा दैट वुड बी योर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव एट टेम्परेचर T दैट हैज़ टू बी दिस। ये कैसे आया? अब एच न्यू क्या है आपका? जो दिस इज समथिंग दैट यू obtained from the result of Bose-Einstein statistics when it applied to the phonon gas। ये तो आपका हुआ कि एक स्टैंडिंग वेव का कितना एनर्जी होगा, लेकिन आपके सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स दैट इज गिवन बाय दिस, ये आपका स्टैंडिंग वेव का डेंसिटी है, ये आपका मोड डेंसिटी है, एंड दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ वन स्टैंडिंग वेव। आपको वन स्टैंडिंग वेव का एनर्जी पता है, आपको मोड डेंसिटी पता है सिस्टम में, आपको टोटल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम द लिमिट 0 to VD, तो आपके पास पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे? आप सिंपली E की वैल्यू पुट करेंगे और ZV/dV की वैल्यू पुट करेंगे। E की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, ZV/dV की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये दोनों वैल्यू पुट करके यू हैव अराइव्ड एट इक्वेशन नंबर 6। आपने इक्वेशन नंबर 6 में इन टर्म्स को बाहर ले लिया। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, जो आपका इंटीग्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, तो जो इंटीग्रेशन के अंदर जो आपका इंटीग्रेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वो टर्म्स आएंगे जिनमें फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड हो। तो इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं? आपने जब डिबाई फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस किया था तो उस वाले फॉर्मूला की हेल्प से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखे 9n/VD³। ये आपने कहाँ से लिखा? जो आपका इक्वेशन नंबर 4 था जिसमें आपने डिबाई फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, वहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। तो आप इसकी वैल्यू, जो द वैल्यू दैट यू ऑब्टेन यूजिंग डिबाई फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 7 को फर्दर सॉल्व करने के लिए आप एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन क्या है? लेट योर x इज इक्वल टू hν/kBT। ठीक है, x आपने ले लिया, दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, पहला x दूसरा xt। ठीक है, तो अगर आपके पास x है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी विल बी दिस एंड योर डी न्यू दैट विल बी दिस। आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो ये सारी की सारी जो अप्रोक्सीमेशंस हैं, ये सारी की सारी जो सिंप्लीफिकेशंस हैं, इनको आप इस वाले फॉर्मूला में लिखते तो आपके पास यू विल लाइक दिस आर सिंपल स्टेप्स। ठीक है, आप जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 8 में अब आप एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिबाई टेम्परेचर। पहले आपने क्या किया था? डिबाई फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या करें? डिबाई टेम्परेचर, जैसे आपने आइंस्टाइन थ्योरी में आइंस्टाइन टेम्परेचर इंट्रोड्यूस किया था, सेम ही वैसा है कि एक डिबाई टेम्परेचर है, मान लो वो θD है। क्या है θD की वैल्यू? hVD/kB, hνD/kBT। व्हाट वाज योर ňD? डिबाई फ्रीक्वेंसी। तो आपने अब डिबाई टेम्परेचर का यूज़ करके इक्वेशन नंबर 8 को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इफ़ दैट इज़ योर डिबाई टेम्परेचर, और xt की वैल्यू क्या है? xt इज़ hVD/kBT। ये कहाँ से आपने लिया था? आपने ऊपर इंट्रोड्यूस किया था इसको, देखिए यहाँ पे दिस xt। तो इसको आप अब डिबाई टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, जो कि है xt इज इक्वल टू θD/T। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट अप करें तो यू विल अराइव एट इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 से आपको क्या मिल गया? पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी आपको मिल गई।
ठीक है। अब आपको एनर्जी पता है, उसके बाद आप क्या निकालते हैं, उसके बाद आप स्पेसिफिक हीट निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला कि कर्ली ई बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल गिव यू द स्पेसिफिक हीट ऑफ योर गैस। और इस केस में कौन सा गैस, फोनॉन गैस। तो दो केसेस है। फर्स्ट हाई टेम्परेचर रेंजेस के लिए, हाई टेम्परेचर रेंजेस मतलब कि जब आपका टेम्परेचर डिबाई टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो, उस केस में एक्स जो आपने इंट्रोड्यूस किया था एच न्यू बाई के बी टी, क्योंकि आपका टी बहुत ज़्यादा है तो एक्स दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1. For the approximation, for the values of x very very less than 1, this ex minus 1 term can be approximated to x. तो ex minus 1 को आप इक्वल टू x लिखे, एनर्जी टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था इक्वेशन नंबर 9 इसमें, ऐसा करने के बाद यू विल अराइव एट दिस E इज इक्वल टू 3n kBT. आपके पास टोटल एनर्जी आ गई फॉर हायर टेम्परेचर रेंजेस। तो टोटल एनर्जी से आप CV कैसे निकालते हैं, जस्ट डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू T यू विल हैव दिस टर्म दैट इज इक्वल टू 3R. तो हम देखते हैं कि हायर टेम्परेचर रेंजेस के लिए जो डिबाई थ्योरी का रिजल्ट है दैट इज सेम एज दैट ऑफ ड्यूलॉन्ग्स एंड पैटेट्स लॉ, दैट इज सेम एज दैट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। ठीक है। तो हायर टेम्परेचर रेंजेस पे तीनों ही थ्योरी सक्सेसफुली जो एक्सप्लेन करती हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे कि ये कहती हैं कि एट हायर टेम्परेचर रेंजेस the value of CV that is equal to 3R. But the problem that was at low temperature ranges. What happened at the low temperature ranges in the case of Debye theory, that is what we are going to see now. For low temperature ranges, what we know is that your temperature T is very very less than Debye temperature. तो अगर आपका टेम्परेचर T Debye टेम्परेचर से बहुत कम है तो और T की वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस टर्म थीटा D by T it will approach to 0 for this case. थीटा डी बाई टी कहाँ पे यूज़ कर रखा था आपने, इन दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें जो लिमिट है अपर लिमिट दैट विल बी योर इन्फिनिटी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका एक्स क्यूब बाई ई एक्स माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू पाई रेज द पावर 4/15। इसका आप यहाँ पे यूज़ करें तो यू विल अराइव एट दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट में आपको क्या पता लगता है कि एट लो टेम्परेचर्स एनर्जी ऑफ द सॉलिड्स that is proportional to temperature raised the power 4. अब आप यहाँ से CV कैसे निकालेंगे, CV that is equal to कर्ली बाई कर्ली T at constant volume, इसको with respect to T आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए and you will arrive at this result. just solve it, simplify करें, इसको solve करें, you will have the value of CV at low temperature that is given by 77.94 3R T by theta D cube. दिस इज़ वेरी फेमस डिबाई टी क्यूब लॉ। ये क्या कहती है कि आपका एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड वेरीज इन प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किस रेंज में बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर रेंजेस में। हायर टेम्परेचर रेंजेस पे तो कांस्टेंट है 3R, वो चीज़ याद रखनी है, लेकिन लो टेम्परेचर रेंजेस पे CV की वैल्यू टी क्यूब के प्रोपोर्शनली चेंज होती है। और जब आपका टेम्परेचर 0 को अप्रोच करता है तो CV भी 0 को अप्रोच करता है। अब ये थ्योरी आइंस्टाइन थ्योरी से बेटर कैसे है, क्योंकि आइंस्टाइन थ्योरी में जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा था लो टेम्परेचर्स के लिए, वो ये तो कह रहा था कि T अप्रोचेस व्हेन योर T अप्रोचेस टू 0 योर CV इज अप्रोचिंग टू 0। आइंस्टाइन थ्योरी ने ये तो एक्सप्लेन किया, लेकिन ये पार्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि CV इज नॉट प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। इन दैट केस CV वॉज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल रेज द पावर माइनस समथिंग। ठीक है। तो आपका जो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा था लो टेम्परेचर्स पे, लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्टर था वो ये था कि CV T क्यूब के प्रोपोर्शनली चेंज होता है इन लो टेम्परेचर रेंजेस। और इस फैक्टर को जो डिबाई मॉडल है, जो डिबाई थ्योरी है, उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। तो दैट इज़ वाई this is very important as far as specific heat of the solid is concerned. तो जो डिबाई मॉडल है ये किस तरीके से डिफरेंट है बाकी दो मॉडल से, पहला तो ये कि इसने उन दोनों मॉडल्स की लिमिटेशंस को ओवरकम किया। और दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में इसमें रखनी है कि सॉलिड इज़ कंसिडर्ड एज ए कॉन्टिन्यूस इलास्टिक बॉडी जिसमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और स्टैंडिंग वेव्स के उसके बाद आपने वाइब्रेशनल मोड डेंसिटी बताई, उसकी हेल्प से आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करी यूजिंग अप्रोक्सीमेशन कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं 3n, और आपने लिमिट कर दिया फ्रीक्वेंसी को एट डिबाई फ्रीक्वेंसी।
तो ऐसा करने से आपके पास एनर्जी आ गई। उसके बाद उस एनर्जी में आपको दो केसेस डिस्कस करने हैं, फॉर द हाई टेम्परेचर रेंज एंड सेकेंड इज द फॉर लो टेम्परेचर रेंजेस, एंड दस यू गेट द वैल्यूज ऑफ CV फॉर दिस टेम्परेचर रेंजेस रिस्पेक्टिवली।